आज त्रिकाया पर हम आपको मिलवा रहे हैं पूज्य गुरु श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार अनुज। त्रिकाया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। गुरु जी, वैसे तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की बहुत सारी इच्छा है। हम आपको सुनते हैं और आपकी बातें हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं, लेकिन हम भूपेंद्र भाई पंड्या जी का सफ़र उनके बचपन से शुरू करना चाहते हैं। आपके बचपन की ऐसी वो कौन सी एक याद है जो आपको हमेशा याद आती है, जो आपको हमेशा गुदगुदाती होगी? ऐसा कोई अनुभव बचपन का आपका? अनुज, हुआ ऐसे कि जन्म तो मेरा मुंबई में हुआ जी, पढ़ाई भी मेरी मुंबई में हुई जी, लेकिन परिवार के कुछ संजोग ऐसे थे, माँ जी पिताजी के, कि मेरे 2 वर्ष दूसरी और तीसरी कक्षा मैं गांव में मेरी दादी माँ के पास रहा। उम्र का शायद 8वां और 9वां वर्ष था वो। मेरे जीवन के वो बहुत अनमोल वर्ष है बचपन के, क्योंकि उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। बम्बई के कंक्रीट जंगल में जन्म कर पढ़कर पूरा जीवन जिसने बिताया हो, उसने ये 2 वर्ष गांव में रहे। तो पहले तो मुझे गांव मिला, मुझे दादी माँ मिली। जब तक दादी माँ जीवित थी, हर वर्ष ऐसा होता रहा कि मैं जब परीक्षा पूरी हो जाए तुरंत ही ट्रेन पकड़ के गांव में चला जाता था। इतना मुझे गांव का और दादी माँ का आकर्षण था। लेकिन ये 2 वर्ष में सतत निरंतर दादी माँ के साथ में रहा। मैं कथाओं में कई बार कहता हूँ कि अनमोल इसलिए हैं ये 2 वर्ष मेरे, कि आज जब मैं भागवत की कथा करता हूँ, उसमें कृष्ण लीलाओं में जब गोकुल की बातें करता हूँ, गैया चर कर लौट रही हैं इसकी बातें करता हूँ, यदि मैं वो 2 वर्ष गांव में न रहता तो मैं बम्बई में रहकर ये कैसे अनुभव कर सकता था? और ये यदि अनुभव मेरा अपना न हो तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता था? तो वो जो गांव का जीवन मैंने देखा है, दादी माँ को मैंने पाया है, और दादी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया कहानियों के माध्यम से। तो वो मेरे बहुत अनमोल वर्ष हैं। कई ऐसी घटनाएं वो बचपन में बीती मित्रों के साथ वहाँ गांव में जब छोटी सी स्कूल में पढ़ा करता था, शिव मंदिर में वो स्कूल हुआ करती थी, तो वो बड़ा प्यारा रहा। वो बचपन में मुझे बम्बई से कहीं ज़्यादा अधिक मुझे गांव याद है। गुरुजी, जिनका बचपन गांव में दादी के साथ बीता हो, उस बचपन में बहुत सारी यादें होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। पर अब चूंकि आप दादी के साथ रहे हैं, तो बड़ों की बहुत इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को, खास करके नाती पोतों को, वो बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं बना करके। आपके बचपन की कोई ऐसी डिश है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद थी उस समय, और अब वो बहुत याद आती है कि दादी के हाथ का वो खाना अब नहीं मिलता है? दादी बाजरे की रोटी बहुत सुंदर बनाती थी, बहुत प्रसादी। और अनुज, मैं बात कर रहा हूँ आज से 40-45 साल पहले के भारत के एक बहुत दूर के अविकसित गांव के, जहाँ उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी न हुआ करती थी। लाइफ वॉज वेरी सिंपल, एंड वो सिंप्लिसिटी में जो एक ब्यूटी थी उसका आनंद था। तो बाजरे की रोटी दादी माँ खुद मंथन करके वो मक्खन बनाती थी। तो बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन, फिर उसमें थोड़ी सी गुड़ या चीनी डाल देती, और एक चटनी दादी माँ बनाती थी, अदरक आम कुछ डाल के। वो दादी माँ के जाने के बाद मैंने कभी नहीं खाई। मैंने कई लोगों से पूछता हूँ कि ये चटनी कैसे बनती है, लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो दादी माँ के हाथ जैसी चटनी कभी ना बन पाई, और मैंने कभी नहीं ली। तो ये मुझे बहुत याद है। मैं छाछ बहुत पीता था, क्योंकि मक्खन निकलने के बाद घर में रहता था, और उस समय में बेचने की तो कोई प्रथा थी ही नहीं, तो दूसरा कोई आके ले जाता छाछ तो उनको मिल जाती, लेकिन घर में बचती बहुत थी। तो गाय थी, तो उसकी छाछ में बहुत पीता था। फॉर्मल एजुकेशन मुंबई में जैसे शुरू हुआ, किंडरगार्टन में फर्स्ट स्टैंडर्ड में हुआ होगा, फिर दूसरी और तीसरी कक्षा मैंने गांव में पढ़ी। छोटा सा शिव जी का मंदिर था, उसमें 4-5 क्लास लगते थे। फिर चौथी कक्षा से वापस मैं मुंबई में आ गया, और फिर पूरा ग्रेजुएशन और लॉ का कुछ अभ्यास किया, मैनेजमेंट किया, वो सब मुंबई में हुआ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। बचपन में 2 महापुरुषों की मुझ पर असर है। एक तो स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श रहे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास जब मैं जाता था
घूमने के लिए, तो बहुत कम लोगों को पता है वहाँ कोने में स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू है, प्रतिमा है। एक बालक के रूप में भी मैं तो स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के पास जाके खड़ा रहता और मुझे भीतर से ऐसा लगता था कि ये मेरा बड़ा भाई खड़ा है। तो वो जो एसोसिएशन, और उसके लिए मैंने कोई आयास, कोई प्रयास नहीं किया, वो बिल्कुल स्वाभाविक था। जैसे कुछ लोगों को देखकर आपके भीतर एक कनेक्शन सा लग जाता है, स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा हुआ। जब आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहे तो ऐसा कौन सा समय आया जब ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे मन की बात नहीं है, मेरा मन आध्यात्म में लग रहा है दरअसल। ऐसा कौन सा समय था? जैसा मैंने कहा अनुज कि दोनों समांतर प्रवाह, लौकिक और अलौकिक, संसार और अध्यात्म पैरेलल चलते रहे। धीरे धीरे फिर प्रवचन और ये सब मैंने शुरू किया। बीएससी हो गया, मैनेजमेंट का भी हो गया साथ में, लेकिन अधिक फोकस। और मुझे ऐसा लगता है अनुज कि मानो परमात्मा ही मुझे हाथ पकड़कर इस क्षेत्र में ले आए हैं, क्योंकि ये छोड़कर ये करना है ऐसी बात कभी नहीं हुई। वेरी स्मूथली यहाँ का आमंत्रण बढ़ता गया। गुरुजी, हम एक बार फिर समय में थोड़ा पीछे जाना चाह रहे हैं। हर किसी को कोई एक खेल बहुत पसंद होता है। आपके बचपन में वो ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलना बहुत पसंद करते थे? गांव में जब था तो बड़ी वो सादे खेल हुआ करते थे। कबड्डी मुझे बहुत पसंद था, मैं कबड्डी खेलता भी अच्छा था। गुल्ली डंडा भी खेलता था मैं, विट्टू डांडा जिसको मराठी में कहते हैं, तो वो मैं अच्छा खेलता था, दूर दूर तक मारता था मैं। और किसी को आउट करने के लिए भी वो जो निशाना था वो मेरा बहुत अच्छा था। मार्बल्स, गोली जो होता है ना, कांच की गोली, वो भी मैं अच्छी खेल लेता था। छोटी गोली, बड़ी गोली, इतना बड़ा कलेक्शन मैंने डब्बे में किया था। तो मेरी दादी माँ हमेशा मुझे कहा करती थी कि क्या करेगा तू इसका। तो सबके साथ जीत के मैं इतना बड़ा डब्बा उसका भर रखा था। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। बीच में थोड़ा समय ऐसा भी हुआ जब मुंबई में वापस आया, मुंबई में, तो क्रिकेट का भी मुझे शौक़ था। मैं खेलता भी था, देखता भी था, लेकिन देखने में मुझे अधिक रस नहीं लगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब गावस्कर, विश्वनाथ, ये चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, ये जो टीम हुआ करती थी, फारूक इंजीनियर, सोलकर, ये जो क्रिकेटर हुआ करते थे, उस समय की मैं बात करता हूँ। शुरुआत में तो रेडियो पर कमेंट्री सुनती थी और लोग गली गली में ऐसे कोई रेडियो पर लगा कर रखता और स्कोर बोर्ड लिखते थे, तो मैं जाकर वहाँ खड़ा रहता, सुनते रहता। मुझे नहीं लगता मैंने 6 महीने से अधिक ये सब किया होगा, क्योंकि 6 महीने में मुझे पता चल गया कि मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। खेल कोई और रहा है और मैं यहाँ 4-4, 5-5 घंटे खड़ा रह के क्या कर रहा हूँ। इससे तो मुझे अच्छा था मैं कहीं पर पढ़ता, कुछ करता। जब आपने अपने कदम इस दिशा में बढ़ाए तो घर का क्या रिएक्शन रहा? क्या वो सपोर्टिव थे, या घर के माहौल ने आपको किस तरह से इसमें मदद की होगी आगे बढ़ने के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न है अनुज, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर दूसरे कई जो एस्पायरेंट्स हैं, न केवल इसी क्षेत्र में लेकिन किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए एक चिंतन की दिशा खोल दे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आने का विरोध तो कोई था ही नहीं, बल्कि प्रेरणा मिलती थी। जैसा मैंने कहा, दादी माँ ने बचपन से कहा था कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है तो एक अच्छा ब्राह्मण बनकर दिखाना। तो वही प्रेरणा, वही मार्गदर्शन मिलता रहा। भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनको एज ए लीडर लोग फॉलो कर सकते हैं? ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको मैं ये संसार की दीवा दांडी, लाइट हाउस कहता हूँ मैं। गांधी जी ऑफ कोर्स एक दायरे में रहकर। मैं कभी भी किसी व्यक्ति के प्रभाव से अंधा नहीं हुआ। आई एम नेवर अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनीवन। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत